एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट इमेज है, यहाँ पर लड़की पढ़ाई कर रही है, यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, लड़की टीवी देख रही है, ये वाला इंसान बोझ उठा रहा है। तो ये सारी वेरियस एक्टिविटीज है। जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी is referred as a work. When we walk or run, the energy in our body is used to necessary work. जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तब हमारे जो शरीर के अंदर एनर्जी होती है वो इस वर्क यानी काम करने के लिए यूज हो जाती है। We say that a girl who is studying in working or performing work, जो लड़की पढ़ाई कर रही है वो भी कुछ वर्क कर रही है, but that is mental work, यानी कि जो दिमाग का काम है। In physics we deal with physical work. फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल वर्क के से डील करेंगे। तो वर्क हैज अ स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स, वर्क के लिए फिजिक्स में स्पेशल मीनिंग है। तो क्या है वो? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्क क्या है? तो जब उस पर हम कुछ फोर्स लगाएंगे। वर्क क्या है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाएंगे उस पर, कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसकी फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। जैसे कि ऊपर वाले इस चित्र में देख लो, जैसे बच्चा गेंद को जोर से मारेगा उतनी ऊपर वो गेंद उछलेगी। जितना जोर ए कुली उस बोझ को उठाने के लिए लगाएगा इजीली उठा सकेगा। तो इसे बोलते हैं हम वर्क। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट वर्क इज डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वर्क क्या है? प्रोडक्ट। वर्क क्या है? प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन है वर्क। तो हमें फॉर्मूला याद आ गया। क्या मिला है यहां पर वर्क के लिए? फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लिख के ले लो पूरा है। आगे क्या देख लो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाद में आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, एंड देयर एग्जांपल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एक एग्जांपल एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री। मस्कुलर फोर्स का क्या है? ये जो कुली ऊपर वाला उठा रहा है वो क्या है? मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या किसके बीच में है? तो आप रास्ते पे चल रहे हो तो किसके वजह से चल रहे हो? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन योर फीट एंड द रोड। ओके, हैव यू गॉट ऑल दिस? देन यू हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर मालूम होगा वर्क कैसे काम करता है। और नीचे वाला पोर्शन है, अगर एट एन एंगल रहेगा फोर्स और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो क्या होगा, कैसे काउंट करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे है, वो वहां पर सीखते हैं। तो यहाँ पर कैन यू रिकॉल के बाद मीनाक्षी देख लो। मीनाक्षी वांट्स टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम ए पॉइंट टू बी अलोंग द सरफेस ऑफ टेबल। मीनाक्षी को क्या करना है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टेबल पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है। शी हैज यूज्ड फोर्स एफ फॉर दिस पर्पस। उसने क्या किया? फोर्स एफ यूज की। आप देख लो क्या किया उसने, इस ए वाले ऑब्जेक्ट को बी के जगह लेने के लिए फोर्स एफ एक्ट की, मगर उसकी सारी की सारी फोर्स इस एक्सेलरेशन के लिए जाती है क्या? नहीं, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स और कम करती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उनके लिए खर्च हो जाती है, और बाकी की फोर्स जो बचती है उतना ही डिस्प्लेस होता है। अब सेकेंड पेज पे देख लो क्या है। यू मस्ट हैव सीन द इवेंट्स डिपिक्टेड इन द पिक्चर बी एंड सी। यानी कि जो टॉय होता है बच्चों का, वो गाड़ी खींचते है छोटी डोरी लगाकर, और सी में क्या है? एक बड़ी व्हीकल दूसरी छोटी व्हीकल को टो कर रही है। जैसे कि हम कई बार पीएमटी को देखते हैं, एक पीएमटी दूसरी पीएमटी को ले जा रही है टो करके। कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो एक्सीडेंट हुई कार होती है
वो उस जगह से नहीं हिल सकती, तो टोइंग कार आती है, टोइंग वैन आती है और उसे लेके जाती है टो करके। When a child pulls with the help of string, the direction of force is different from that of the displacement. जब एक चाइल्ड इस टॉय को खींच रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो है, देख लो, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, मगर फोर्स किस डायरेक्शन में लगे, इस ऊपर वाली डायरेक्शन में ऐसी फोर्स लग रही है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये तो दोनों अलग है। सेम हियर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये टेढ़ी है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये सीधा जाएगी, ये दोनों अलग है। Similarly, when a large vehicle tows a small one, the direction of force and the displacement are different. In both the cases, the direction of force make an angle with the direction of displacement. इन दोनों केस में क्या हो रहा है, देख लो, यहां पर क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं हम थीटा। ये वाला जो एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे हम थीटा। Let us see how calculate the work done in such cases. अब इन केसेस में हम कैसे वर्क ढूंढते हैं, कितना वर्क होता है, ये कैसे ढूंढेंगे, तो वहां पे उसको फॉर्मूला दिया है। When a child pulls a toy cart, force is applied along the direction of string. जब क्या कर रही है छोटा जो लड़की है, When a child pulls a toy cart, यानी कि इस डायरेक्शन में टॉय की डिस्प्लेसमेंट होगी, मगर फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग व्हाइल द कार्ट इज पुल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। फोर्स तो इस स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगने वाली है, मगर मूवमेंट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी इस डायरेक्शन में। इन दिस केस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, we have to convert the applied force into the force acting along the direction of displacement. यानी कि अगर इस केस में अगर हमें वर्क डन कितना हुआ है फाइंड आउट करना है, तो इस फोर्स को हमें अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स होगी ये फाइंड आउट करना है। तो ये F1 कितनी होगी वो ढूंढना है। तो देख लो F क्या है, अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितनी हमने लगाई। F1 क्या है, कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कितनी फोर्स लगी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो, तो वर्क इज F1s, वर्क क्या होगा, इस डायरेक्शन का फोर्स F1 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मगर F1 की वैल्यू क्या है, तो the force F is applied in the direction of string that is at an angle with the horizontal, theta makes y, यानी कि इनके बीच क्या है, थीटा है। तो F1 की वैल्यू आती है, देख लो क्या आती है, F1 is equal to F cos थीटा। F1 की वैल्यू क्या आती है, F cos थीटा। तो अब इस फॉर्मूला में भर दो, वर्क इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या है, F cos थीटा, तो यहां पर लिखता हूं F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय एस। अब ए एफ और एस एक पास में लिखता हूं और लास्ट में एक cos थीटा लिखूंगा, यानी कि अगर एट एन एंगल है तो वर्क क्या है, एफ एस cos थीटा। क्या है वर्क, एफ एस cos थीटा। आ गई समझ में आपको, ओके। आगे देख लो क्या है, अब जो मैंने अभी बताया वही है यहाँ पे। तो हमें अब एक चार्ट पूरा करना है, कैसे करेंगे, देख लो, थीटा कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर 0, यानी कि एफ भी इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में एस है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगी है। थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो कॉस 0 क्या आता है, 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1, एफ एस मल्टीप्लाई बाय 1 एफ एस। तो एफ एस क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख दो कंक्लूजन में पॉजिटिव वर्क। वर्क कैसा हुआ है, पॉजिटिव।
अब कॉस थीटा की वैल्यू करेंगे। जब थीटा 90 होगा यानी कि एस की डायरेक्शन ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, मगर एफ कितना है, इस डायरेक्शन में एफ लग रहा हूं मैं अभी, तो थीटा कितना बना है 90, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो वर्क क्या आएगा 0, तो यहां पर लिख दो आप 0 वर्क, क्योंकि वर्क कितना है 0। अब 180 देख लो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है और डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रही है, तो ए वाला पूरा जो एंगल बना है वो है 180, तो cos 180 आता है हमारा माइनस में, तो वर्क क्या आएगा माइनस एफ एस, माइनस है यानी कि यहां पर लिख दो आप निगेटिव वर्क। ये पूरा चार्ट भर के ले लो आप, बहुत ही इजी है, आपको एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे हमें यूनिट ऑफ वर्क के बारे में दिया है, देख लो यूनिट ऑफ वर्क अब कैसे ढूंढेंगे। वर्क क्या होता है देख लो, वर्क क्या होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है मीटर। तो क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का, फोर्स और मीटर डिस्प्लेसमेंट का, तो यहां पर हमें न्यूटन और मीटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। क्या है यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर, दैट इज ऐसे लिखते हैं हम न्यूटन डॉट मीटर। दिस इज कॉल्ड एज जूल, इसे हम जूल कहते हैं। तो फिर 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपको। तो 1 जूल इज इक्वल टू इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displace object through 1 meter in the direction of force, then the amount of work done of the object is 1 joule. 1 न्यूटन फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करो, तो जो आपने जो फोर्स लगाई हुई है उसे बोलेंगे हम, जितना वर्क हो गया उसे बोलेंगे हम 1 जूल। तो 1 जूल का क्या है देख लो, यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू क्या है न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। जूल के लिए शॉर्ट फॉर्म है जे, न्यूटन क्या होता है कैपिटल एन और मीटर स्मॉल एन, तो 1 जे इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। अब ए हो गया एसआई सिस्टम में, यहां पर देख लो क्या लिखा है इन एसआई सिस्टम। अब अगर सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, सीजीएस यानी कि सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, फोर्स के लिए यहाँ पर न्यूटन है तो यहाँ पर होता है डायन, और डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पर लिखे यहाँ लिए मीटर है तो यहाँ पर होता है सेंटीमीटर। तो सेम काम करना है हमें, द वन यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे जूल बोलते हैं उसी जगह पर हम इसे अर्ग बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर नहीं तो जूल, वहीं पर सीजीएस सिस्टम में ऐसा यूनिट, सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होगा डाइन सेंटीमीटर नहीं तो अर्ग, ये याद रखो। सेम अब 1 जूल की यहां पर जैसे हमने डेफिनेशन ली, यहां पर 1 अर्ग के लिए देख लो, इफ अ फोर्स, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है वही लेना है, सिर्फ आपको न्यूटन के जगह लिखना है डाइन और मीटर के लिए जगह लिखना है सेंटीमीटर। इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन की फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट को मूव कर दो 1 सेंटीमीटर के लिए, तो जितना वर्क हो गया वो हो गया 1 अर्ग। सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ गया, मगर ये जो पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन के लिए पूछा जा सकता है। तो देख लो कैसे करेंगे। 1 न्यूटन क्या होता है,
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है और 1 मीटर होता है 10⁵2 सेंटीमीटर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वर्क जूल में लेंगे तो यहाँ पर आती है फोर्स 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट आती है 1 मीटर, मगर मुझे कन्वर्ट करना है उसे डाइन और सेंटीमीटर में। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 मीटर यानी कि 10⁵2 सेंटीमीटर। अब 10⁵5 10⁵2 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, क्योंकि हमें फॉर्मूला है a raised to m मल्टीप्लाई बाय a raised to n इज इक्वल टू a m प्लस n। सो 5 प्लस 2 7 आ गया और डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। और आपको डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर देख लो क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्क। तो 10⁻7 अर्क, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अब टेबल में हमने देखा है पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क, मगर ये कब होगा देखो। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहले आप देख लो मैंने टेबल में क्या कहा था, अगर पॉजिटिव कब होगा, इसी डायरेक्शन में एफ है और इसी डायरेक्शन में एस, यानी कि जीरो एंगल था। वापिस देख लो इस 90 एंगल कितना था 90, तब जीरो वर्क हुआ था, यानी कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और 90 डिग्री के लिए हमने फोर्स लगाया। और निगेटिव वर्क थर्ड कंडीशन थी, ये पॉइंट लेता हूं, इस डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट हो रहे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ओके, तो वही स्टेट यहां पर हमें देखना है। पुशिंग अ स्टॉल व्हीकल, खड़ी है एक व्हीकल है, इसको मैंने पीछे से धक्का मारा तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, तो ये क्या है पॉजिटिव वर्क। कैचिंग अ बॉल विच योर फ्रेंड थ्रोन टुवर्ड यू, अब ऐसे फ्रेंड ने आपके हाथ में बॉल फेंकी तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उससे कैच करने के लिए, तो यहां पर क्या हो गया निगेटिव वर्क। ट्राइंग अ स्टोन to one end of the string and swinging it round and round by other end of the string, ऐसे गोल घुमा रहे हो, एक स्ट्रिंग है यहां पर है स्टोन और इसे ऐसे गोल घुमा रहे हो, तो पॉजिटिव वर्क। वॉकिंग अप एंड डाउन इन स्ट्रेस केस, क्लाइंबिंग ए ट्री, अप एंड डाउन ऊपर नीचे हो रहे। लास्ट में है स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। अब ऐसे आपकी व्हीकल चल रही, ब्रेक दबाओगे तो क्या होता है रुक जाती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तो यहां पर है निगेटिव। तो ऊपर वाले जो एग्जांपल्स है उनमें कुछ ऐसे एग्जांपल है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, कुछ डायरेक्शन में अपोजिट है और कुछ कंडीशन में परपेंडिकुलर। सेम रहेगा तो एंगल आएगा 0 डिग्री, परपेंडिकुलर में एंगल आएगा 90 डिग्री, अपोजिट में एंगल आएगा 180 डिग्री। इसी के ऊपर ही हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क का कंसेप्ट है। क्या है ये कंसेप्ट, तो देख लो, व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, कौन से डायरेक्शन में सेम, यानी कि थीटा होता है 0, तब वर्क डन बाय फोर्स, यानी कि वर्क क्या आएगा पॉजिटिव। सेम स्टेटमेंट लिखना है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम की जगह अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, यानी कि ये देख लो कितना एंगल होगा 180, थीटा इज इक्वल टू 180, वर्क इज नेगेटिव, एंड व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाओ मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, वो कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर में एंगल आता है 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री आएगा व्हेन द फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वजह से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी,
अब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो एग्जांपल के तौर पे देख लो बॉक्स है, और अगर आप इसको ऊपर से, एक ग्राउंड है, ऊपर से क्या करोगे, फोर्स लगाओ, इसे आप प्रेस करोगे तो ये राइट को नहीं तो लेफ्ट को, ना ही राइट को ना ही लेफ्ट को डिस्प्लेस होगी, वो इसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्रेस हो जाएगी, मगर इस जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर, बराबर। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।